आप सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स 18 जून का। और इधर जो भी हमारा कंटेंट होने वाला है वो माइंड मैपिंग कंटेंट होगा। तो माइंड मैपिंग से क्या मतलब है, आप इस स्लाइड से वो समझ सकते हो। तो इसमें जो पहला हमारे पास न्यूज़ है वो है कि न्यू बैंकिंग स्टार्टअप जुपिटर मनी को फाइनली अप्रूवल मिली है आरबीआई से कि वो इशू कर सकता है पेमेंट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड रहेगा प्रीपेड कार्ड और प्रीपेड वॉलेट भी। अब इस ये मिलने के बाद जुपिटर को पीपीआई बनने के बाद ये जो है इनका जो भी डिजिटल वॉलेट है जुपिटर का, जो कि लिंक होगा यूपीआई के साथ, वो भी जो है यूजर यूज कर सकते हैं। अब पहले तो हम ये नियो बैंक के बारे में समझते हैं तो आपको और अच्छे समझ आएगा कि जुपिटर मनी है क्या। नियो बैंक का मतलब ये हुआ कि नियो बैंकिंग वो रहते हैं जो कि ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी देने का काम करते हैं यूजर को, लेकिन इनके पास कोई भी फिजिकल बैंक ब्रांचेस नहीं होते। अब ये फिजिकल ब्रांचेस नहीं होने का मतलब क्या हुआ, कोई भी स्टैब्लिशमेंट बैंक जैसे कि एसबीआई हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया या एचडीएफसी हो गया, तो आपने कभी तो कभी आपके इधर, अगर आप रूरल से रहे हो या तो आप सिटी से हो, आपकी इधर ब्रांचेस तो होंगे इनके, लेकिन आपने कभी भी जुपिटर मनी का फिजिकल ब्रांचेस नहीं देखे होंगे क्योंकि न्यू बैंक के फिजिकल ब्रांचेस होते ही नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि न्यू बैंक के फिजिकल ब्रांचेस नहीं होते और ये ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी देने का काम करता है यूजर को। लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि ये ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी जो है ऐसी नहीं दे सकता, इसलिए जो है नियो बैंक को पार्टनर करना पड़ेगा जो भी स्टैब्लिशमेंट बैंक है उनके साथ। अब स्टैब्लिशमेंट बैंक जो है कमर्शियल बैंक भी हो सकता है, जैसे कि एसबीआई हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, वैसे कुछ कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हो सकता है, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन से हो गए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, वैसे कुछ और कुछ पेमेंट बैंक के साथ भी पार्टनर कर सकता है। तो ये पीपीआई बनने के बाद जो है जो डिजिटल वॉलेट है वो यूज़ कर सकता है यूजर्स, ऐसा कुछ आरबीआई का कहना है। तो अब हम ये पीपीआई पढ़ लेते हैं कि पीपीआई के गाइडलाइंस कब आए थे। तो आरबीआई ने पीपीआई के गाइडलाइन जो है वो लॉन्च किया गया था अंडर दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2005 में। और इसके अंतर्गत बोला गया था जो भी पीपीआई इंस्ट्रूमेंट ले लेगा वो जो है बाय और सेल कर सकता है गुड्स एंड सर्विस को, जिसकी वजह से वो जो है ट्रांसफर ऑफ फंड कर सकता है। अब ट्रांसफर ऑफ फंड तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो डिजिटल वॉलेट है उसके उससे भी कर सकता है। तो ट्रांसफर ऑफ फंड जो है ये कर सकता है, उसके साथ फाइनेंशियल सर्विस के लिए और रेमिटेंस के लिए भी इनको अलाउ किया जाता है। अब ये रेमिटेंस का मतलब क्या हो, जो बाहर देश से पैसा आता है ना हमारे इंडिया में, तो उसी को बोला जाता है रेमिटेंस। अगर कोई फॉरेन में जाकर पैसा कमा रहा है, उसको जो है इंडिया में वापस पैसा उसको भेज रहा है, वो अपने पेरेंट्स को भेजे या तो अपने रेंट के लिए भेजे या कोई भी इन्वेस्टमेंट करे, तो उस केस में उसको बोला जाता है रेमिटेंस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। पहले तो हम ये समझते हैं कि पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम क्या होता है। जैसे कि ये नाम से पता लग रहा है कि ये एक तरह का अथॉरिटी है और ये एक तरह का रेगुलेटरी भी है। किसका रेगुलेटरी है? पेंशन का रेगुलेटरी है। तो ये इसका काम होता है कि कोई भी बंदा पेंशन के एलिजिबल है कि नहीं, उसके लिए नए नए रूल्स लाना, उसको जो है मंथली कितना पेंशन मिलना चाहिए, वो उसका जो फाइल है प्रोसेस करने का काम, वो सारा का सारा काम ये पीएफआरडीए का ही होता है। तो ये पीएफआरडीए ने सेलेक्ट किया है एनईसी कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, और ये एनईसी को जो है बनाया है सिस्टम इंटीग्रेटर, और ये बनाया है 6 साल के लिए। और ये सिस्टम इंटीग्रेटर बन के जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम करेंगे पीएफआरडीए का। अब ये पीएफआरडीए में भी एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है पीएफआरडीए ट्रेस। तो इसको जो है इस प्लेटफॉर्म के लिए जो है एनईसी को एज अ एसआई बनाया गया है। एसआई का मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं, एसआई का मतलब हो गया सिस्टम इंटीग्रेटर। तो इनका काम रहेगा कि जो भी ट्रेस प्लेटफॉर्म है इसको डिज़ाइन करना, डेवलप करना, इंप्लीमेंट करना और मेंटेनेंस करने का। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ट्रेस प्लेटफॉर्म है क्या। अगर आप ट्रेस का फुल फॉर्म देखो तो आपको मिलेगा ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस एंड कंपाइलेंस ई प्लेटफॉर्म। तो इससे आपको जो आपको मतलब इसका समझ आ जाएगा। क्या रहेगा इसका मतलब कि एक तरह का कंप्रिहेंशन टूल है जो कि रेगुलेट और सुपरवाइज करता है कंप्लायंस रिपोर्ट को। और इसके साथ ही ये इनका काम रहता है मॉनिटर करना फंक्शन और फैसिलिटेट वर्कफ्लो फॉर द पीएफआरडीए डिपार्टमेंट। जो भी पीएफआरडीए डिपार्टमेंट है इनका कैसे वर्कफ्लो होना चाहिए वो करने का काम करता है। अब वो वर्कफ्लो के अंतर्गत रिव्यू और ट्रैक्स सबमिशन है वो भी करता है। अब हम ये समझते थे ये कैसे करेगा। अब देखिए, कोई भी बंदा पेंशन के लिए एलिजिबल कब होता है? वो होता है रिटायरमेंट के बाद। तो रिटायरमेंट के बाद जब एलिजिबल होता है तो उसका जो एप्लीकेशन है उसको रिव्यू किया जाता है। रिव्यू किया जाता है कि ये जो है जेन्युइन बंदा है कि नहीं। उसके साथ रिव्यू किया जाता है कि इसको जो है मंथली कितनी पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये सब काम जो है जो ट्रेस के अंदर आता है, पीएफआरडीए ट्रेस के अंतर्गत आता है। तो आपको ये भी थोड़ा याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में जो है ना आजकल थोड़ा डिटेल में क्वेश्चंस बनने लगे हैं। तो इसी वजह से मैं आपको जो भी पीपीटी दे रहा हूँ या तो जो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मैं डिटेल फॉर्म ही कर रहा हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ कर्नाटका बैंक की तरफ से आ रहा है। कर्नाटका बैंक ने एक KPLY सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खोला है। ये सीनियर सिटीजन के लिए खोला है, जो कि स्पेशली डिजाइन है सीनियर सिटीजन के लिए, और ये जो है बैंकिंग, हेल्थ केयर और वेलनेस में काम करेगा। मतलब ऐसा डिज़ाइन किया कि जो सीनियर सिटीजन जो है बैंकिंग फैसिलिटी या हेल्थ केयर फैसिलिटी में देने का काम करेगा। तो इस पे जो KPLY है, इसके 2 फॉर्मेट में जो कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया, वो पहला फॉर्मेट है वो है KPLY सिग्नेचर रेगुलर फॉर्मेट में, और एक है KPLY एडवांटेज, जो कि एक तरह का प्रीमियम फॉर्मेट है। इसके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये 2 जो है फॉर्मेट पता होना चाहिए KBL बैंक का। नेक्स्ट कुछ इंडेक्स एंड रिपोर्ट है। ये जो है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और इंडेक्स है। मैंने इसको टेबल फॉर्म में लिखा जिसके से आपको पढ़ने में हेल्प हो। तो पहला जो इंडेक्स है वो है इन्वायरमेंट एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में 24 का, जिसको जो रिलीज किया गया है बाई यल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, कंबोडिया यूनिवर्सिटी ने। तो ये दोनों पार्टनर करके जो है इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है, और इस पे जो इंडिया की रैंक आई है बहुत खराब है। इंडिया की रैंक जो आई है वो पीछे से चौथे नंबर पे आई है। मतलब इंडिया की रैंक 176 आई है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो इसमें जो टॉप मारा है वो मारा है एस्टोनिया ने, उसके बाद लैम्बर्गस ने जो है सेकंड नंबर पे आई है, इसके बाद जर्मनी आई है। ये 3 तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो है इंडिया में बनता है। जो इंडिया की रैंक है वो 176 है, जो पाकिस्तान की रैंक है वो नीचे से सेकंड नंबर पे आई है 179, और जो लास्ट नंबर पे वो वियतनाम है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी जो इंपॉर्टेंस है इस इंडेक्स की एग्जाम में कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसमें जो है इंडिया की रैंकिंग बहुत खराब है। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं? जो इसकी जो मेजर्स हैं, कौन कौन से मेजर्स में इसको जो है कैलकुलेट किया जा सकता है, तो उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कौन कौन से मेजर है वो हम देख लेते हैं थोड़ा। तो आपको मिलेगा इसमें इकोसिस्टम विटेलिटी पहला जो है मेजर करने का इंडेक्स है, मतलब इंडेक्स को मेजर करने का काम करता है। दूसरा जो है डिफरेंट कंट्रीज को मेजर किया जाता है, वो करता है इकोनॉमिक हेल्थ पे, क्लाइमेट चेंज पे, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट और प्रोजेक्टेड ग्रीन हाउस इमल्शन को। तो ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन है प्रोजेक्टेड, तो ये इसमें जो है इसके बेसिस पे ही जो कंट्रीज के जो इंडेक्स है वो डिसाइड किया जाता है। और अभी ये जो आपको दिख रहा होगा रेड मार्क्स से, ये 2024 में ये दोनों जो है न्यूली एडेड है, तो ये आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स चलते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स आ रहा है 6 टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग 2024, जिसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन सी यूनिवर्सिटी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके लिए ये इंडेक्स जो है रिलीज किया जाता है। जिसमें आपको मिल जाएगा कि इंडिया की सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जो इस लिस्ट में आती है अंडर द टॉप 100 लिस्ट। तो इसमें आपको मिलेगा अमृता विश्वा विद्यापीठम। ये जो है कहाँ की? ये तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी है, और ये इंडिया की लौती यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप 100 रैंक पे आती है, वो भी 81 रैंक पे आती है। तो आपको ये ध्यान देना है। इसमें जो फर्स्ट रैंक पे आता है वो ऑस्ट्रेलिया की एक वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप में आती है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है जो कि यूके में है, तो ये जो है सेकंड नंबर पे है। और ये सेकंड नंबर के साथ जो है शेयर किया है यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कमेनिया जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, तुस्मानिया। ये जो है ऑस्ट्रेलिया में, ये जो है सेकंड नंबर यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड के साथ, मैनचेस्टर के साथ जो है सेकंड नंबर जो है शेयर किया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया ने फाइनली अप्रूवल मिल गया इन स्पेस से कि ये जो है ऑपरेट कर सकते हैं एज अ सैटेलाइट इंटरनेट अबव इंडिया। अब सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में आपने सुना होगा, एलन मस्क का जो सैटेलाइट इंटरनेट देने का प्लान है। इसमें क्या किया जाएगा कि अब जो है अर्थ में टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होगा? अब जो है सैटेलाइट जो है यही काम करेगा इंटरनेट प्रोवाइड करने का। अभी आपको इंटरनेट कहाँ से मिलता है? वायर फॉर्म में मिलता है। आपको कई दूसरे कंट्री से या तो इंटरनेट आ रहा हो, या तो आपके घर पे भी जो इंटरनेट आ रहा हो वायर फॉर्म में आ रहा हो, या तो आपकी इधर जो मोबाइल में भी जो इंटरनेट चला रहे हो वो कहीं ना कहीं टावर लगा है, और उस टावर में भी कहीं ना कहीं वायर फॉर्म में वो जो है मिल रहा है उसको, जो भी इंटरनेट फैसिलिटी है। तो वो चीज़ को हटाने का काम कर रहे हैं ये सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू। तो इसी को जो अप्रूवल मिल गया, इसी के लिए जो अप्रूवल मिल गया ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया को। और ये ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया जो है रिलायंस जियो का और एक कंपनी है SES, ये दोनों के बीच में पार्टनरशिप करके बनाया गया है। तो इसमें जो रिलायंस का शेयर है वो 51% है, और जो SES कंपनी है इसका जो शेयर है वो आपको मिलेगा 49% का। तो ये दोनों का मिलके बनाया गया था। और इसी के साथ जो वेब1 को जो कि भारत एंटरप्राइज बैक्ड है। अब भारत एंटरप्राइज बैक जो है ये एयरटेल की जो कंपनी है वो है, और ये जो है पहली सैटेलाइट प्लेयर बनी थी जिनको अप्रूव मिल गया था कि ये जो है कमर्शियल सर्विस के लिए
इंडिया में कमर्शियल सर्विस के लिए इनको जो है अप्रूवल मिला था, और ये पहली सैटेलाइट जो बन पाई थी इंडिया में जो कि कमर्शियल सर्विस दे पाए, और इनको भी जो है अप्रूवल दिया गया था इन स्पेस ने। ठीक है, इन स्पेस एक तरह का प्राइवेट आर्म है इसरो का ही। नेक्स्ट चलते हैं, ये चेस की तरफ से आ रहा है, FIDE मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2024 का, और ये जो है अंडर-20 है, और इसमें ये जो इस बार जीता है गर्ल्स में वो जीता है दिव्या देशमुख, और ये 18 साल की सिर्फ है, और ये जो है इन्होंने हराया था, डिफीट किया था कहाँ पे, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में डिफीट किया था। और किस बंदी को डिफीट किया था आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और ये जो है ये टूर्नामेंट इंडिया में बहुत साल के बाद आया, 15 साल के गैप के बाद इंडिया में ये वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप हो रहा था, तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके साथ आपको लोकेशन भी आपको याद रखना है कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर में हो रहा था, और गिफ्ट सिटी में क्या है हमारा IFSC गिफ्ट सिटी में है, आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट कुछ एमयूज में चलते हैं। मैंने एमयूज का थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया जिसके से आपको पढ़ने में हेल्प हो। तो इसमें जो है इंडिया मैथमेटिकल डिपार्टमेंट जो कि अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है, इन्होंने पार्टनर किया है नेशनल मैथोलॉजिकल ऑफिस ऑफ डोमिनियन रिपब्लिक के साथ इन्होंने पार्टनर किया है, और ये जो है काम करेंगे जो भी मैथोलॉजिकल जो वेदर फॉरकास्टिंग है वो करने का डोमिनियन रिपब्लिक का जो वेदर फॉरकास्ट है उसको जो है एनहांस करने का काम करेंगे, और टेक्निकल कैपेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेंगे। और इनका जो मैथमेटिकल डिपार्टमेंट के ऑफिस का नाम है वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वो है ONA मैट इनका जो है जो इनका वेदर फॉरकास्ट जो ऑफिशियली करती है वो ये करती है, जैसे हमारे इधर IMD है वैसे इनके इधर कुछ ऐसा है। नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने पार्टनर किया है महिंद्रा फाइनेंस के साथ, और ये जो है ऑफर कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ये एक छोटा सा न्यूज़ था, तो मैंने ट्राई किया जो एमयूज है वो टेबल फॉर्म में दे पाऊँ जिसके से आपको पढ़ने में और ज़्यादा हेल्प हो। नेक्स्ट कुछ नहीं है, नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स खत्म हुआ। ये था हमारा 18 जून का डेली करंट अफेयर्स। और अगर आपको मेरा इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी वीकली और मंथली PDFs पे डाल चुका हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लो और वहाँ से पढ़ लो। और अगर आपको ये कंटेंट ऐसे कंटेंट देखना है फ्यूचर में भी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल, और अगर मेरा और कोई वीडियो देखना है तो आप मेरा इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको इसका इसी वीडियो में मिलूंगा। अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।